Hi everyone, I welcome you again on the Engineers Career Point चंडीगढ़। सो जैसा कि आप जब जानते हैं कि लास्ट क्लास में मैंने आपको एक क्वेश्चन सोल्व कराया था फ्रॉम द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, और यही वीडियो कंटिन्यू मैं कर रहा हूँ जो कि जल शक्ति विभाग के अंडर जो सब्जेक्टिव अप्रोच आने वाली है तो उससे रिलेटेड हमने कुछ क्वेश्चंस बनाए हैं। तो हाइड्रोलॉजी के जैसे मैंने आपको बताया था कि इससे पहले वाली वीडियोज़ में मैंने हाइड्रोलॉजी के क्वेश्चन सोल्व करवाए हैं, और एक वीडियो और मैंने डिस्कस की है जिसमें मैंने आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल का ये वाला जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको सोल्व करवाया था, राइट। जिसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ वी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस प्रिंसिपल स्ट्रेसिस, हाउ वी डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसिस, लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल प्लेन, लोकेशन ऑफ द प्रिंसिपल मैक्सिमम शेयर स्ट्रेसिस की लोकेशन क्या रहेगी, टाउमैक्स प्लेन, टाउमैक्स प्लेन की लोकेशन क्या है, हाउ वी डिटरमाइन दिस टाउमैक्स वैल्यूज़। और उसके बाद हमने कुछ डायग्राम भी बनाए थे और उसमें मैंने आपको बताया था कि प्लॉट कैसे करना है, आपको कैसे कैलकुलेशंस करनी है, किस प्लेन पे आपको प्रिंसिपल स्ट्रेसिस मिलेगी, राइट। और नेक्स्ट इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि ये जो क्वेश्चन है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में सोल्व कराऊंगा। सो दिस इज माय सेकंड वीडियो ऑन दैट टॉपिक। सो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू सोल्व दिस क्वेश्चन, जिसमें आपसे पूछा क्या गया है, आपको थर्मल स्ट्रेसिस कैलकुलेट करनी है। लेट मी क्लियर दिस। फॉर द गिवन सिस्टम फाइंड आउट द थर्मल स्ट्रेसिस। नाउ दिस इज द सिचुएशन, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा क्या गया है कि आपको कैलकुलेट करने हैं, वो कैलकुलेट करने हैं आपको इस केस के अंदर थर्मल स्ट्रेसिस कि थर्मल स्ट्रेसिस कितने होंगे, इसमें कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमको डिस्कस करना है। सो सोल्व दिस क्वेश्चन। सो उसके लिए मैं पहले डायग्राम बना लेता हूँ। अगेन मैं अपने बोर्ड पे आता हूँ, तो दिस इज द बोर्ड और यहाँ पर हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं, राइट। सो क्वेश्चन में देखिएगा फ्रेंड्स क्या गिवन है, आपके पास ये डायग्राम है, मैं सॉल्यूशन लिख दे रहा हूँ क्योंकि हम डायरेक्टली सॉल्यूशन के ऊपर जब मारे जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन में आपके पास ये बार है, आपके पास दिस इज द बार गिवन, दिस इज द बार गिवन, राइट, दिस इज द बार गिवन, द बार हैविंग द लेंथ एल, बार हैविंग द लेंथ एल, और किसी भी सेक्शन एक्स पे और डिस्टेंस एक्स फ्रॉम द लेफ्ट स्पॉट ए पॉइंट, और यहाँ पर जो टेम्परेचर गिवन है टी एक्स, क्योंकि टेम्परेचर वेरी कर रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, टेम्परेचर गिवन है कि वेरी कर रहा है, तो फॉर्मूला इज आई थिंक इट विल बी टी एक्स स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर, आई थिंक यस इट इज़ द टी एक्स स्क्वेयर बाई एल स्क्वेयर। सो द टी एक्स इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एल स्क्वेयर, दिस इज द टी एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एल स्क्वेयर। इज इट विजिबल? तो ये टेम्परेचर वेरिएशन गिवन है। ये यहाँ पर जो टेम्परेचर वेरिएशन गिवन है इस क्वेश्चन में, ये क्या बता रहा है कि ये जो बार के अंदर टेम्परेचर वेरी कर रहा है वो यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएशन गिवन है टेम्परेचर का, क्योंकि हमने अभी तक जो क्वेश्चन, हम जब क्वेश्चन सोल्व करते हैं ऑब्जेक्टिव अप्रोच में, जो क्वेश्चन आपके पास पूछे जाते हैं तो ये बोलेगा कि टेम्परेचर ऑफ द बार इज राइजेस बाय 10 डिग्री सेल्सियस और 35 डिग्री सेल्सियस, फाइंड आउट द थर्मल स्ट्रेसेस। बट सब्जेक्टिव क्वेश्चन जब है तो थोड़ा तो डिफरेंट बनाएगा ना, तो इसलिए इसने क्या बोला है कि टेम्परेचर जो है वो यूनिफॉर्मली वेरी नहीं कर रहा है, टेम्परेचर नॉन यूनिफॉर्मली वेरी कर रहा है। नाउ कैलकुलेट द थर्मल स्ट्रेसेस। नाउ दिस इज द क्वेश्चन, दिस इज द चैलेंजिंग क्वेश्चन। अब ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, तो जब भी देखो मैं इसका, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वेयर है और आपको पता है कि जब एक्स स्क्वेयर है तो वेरिएशन पैराबोलिक आता है। सो द गिवन, यहाँ पर ये चीज़ भी गिवन है, द वेरिएशन इज लाइक दिस, दिस द पैराबोलिक वेरिएशन। और किसी भी सेक्शन एक्स के ऊपर अगर आप देखेंगे, किसी भी सेक्शन एक्स के ऊपर आप देखेंगे तो दिस इज द टेम्परेचर टी एक्स विच इज इक्वल्स टू टी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वेयर डिवाइड बाई एल स्क्वेयर। दैट मीन्स फ्रॉम हेयर यू कैन से if the x equal to 0, that means point A the temperature is 0, because x equal to 0 temperature will be 0. If the x equal to L, that means at the point B the temperature will be L square by L square, that is 1, the temperature is T. तो 0 से T वेरिएशन यहाँ पे चला हुआ है, तो यहाँ पे टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है, यहाँ पे टेम्परेचर T डिग्री सेल्सियस है, राइट। सो वेरिएशन है टेम्परेचर का, नॉन यूनिफॉर्मली वेरिएशन है टेम्परेचर का। अब इस केस में हमें कैलकुलेट करने हैं थर्मल स्ट्रेसेस। क्या होते हैं थर्मल स्ट्रेसेस, थोड़ा कॉन्सेप्ट सिखा दीजिएगा सर। थर्मल स्ट्रेसिस देखिएगा होता है क्या है, थर्मल स्ट्रेसिस बोलते किसको है, मैं थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर करके देता हूँ कि थर्मल स्ट्रेसिस क्या होते हैं। जब हम बात करते हैं थर्मल स्ट्रेसिस की, किसको हम थर्मल स्ट्रेसिस बोलते हैं, नाम से समझ आ रहा है थोड़ा बहुत कि स्ट्रेसिस विच आर गोइंग टू डेवलप ड्यू टू दी थर्मल मीन्स यू कैन से द चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से जो भी स्ट्रेसेस डेवलप होंगी मटेरियल में, दैट विल बी टर्म एज द थर्मल स्ट्रेसिस। हाउ द स्ट्रेस विल डेवलप, लेट अस सपोज कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट, एक बार, एक मेंबर आपके पास है जिसकी लेंथ एल है। लेट अस सपोज कि टेम्परेचर जो है इस बार का, इस मटेरियल का, इस बार का टेम्परेचर बढ़ गया है, टेम्परेचर राइज किया। जैसे ही डेल्टा टी टेम्परेचर राइज किया तो मेंबर की लेंथ इलोंगेट हो जाएगी, मेंबर की लेंथ इलोंगेट हो जाएगी क्योंकि टेम्परेचर राइज किया है। और जब टेम्परेचर राइज करता है तो मेंबर की लेंथ इलोंगेट हो जा रही है, तो यहाँ पर मेंबर आपका फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा। और लेट अस सपोज कि मेंबर इलोंगेट होने के बाद कुछ इस तरीके से हो गया कि मेंबर की लेंथ बढ़ गई है। सो डेल्टा एल विल बी एल अल्फा डेल्टा टी,
एल अल्फा डेल्टा टी। जो चेंज इन लेंथ आया है मेंबर में एल अल्फा डेल्टा टी, ये चेंज इन लेंथ निकल कर आता है। क्योंकि हर एक मटेरियल का अपना एक अल्फा होता है स्टूडेंट्स, हर एक मटेरियल का अपना एक अल्फा वैल्यू होता है। अल्फा क्या होता है? कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन एंड कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कॉन्ट्रैक्शन। प्रैक्टिकली कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा एक्सपेंशन में अलग होता है, कॉन्ट्रैक्शन में अलग होता है, बट ऑन एन एवरेज वी टेक एवरेज वैल्यू और हम दोनों में सेम ही मान के चल लेते हैं। अल्फा की जो यूनिट्स होती है वो हम लिखते हैं पर डिग्री सेल्सियस, और जब हम इसको पर डिग्री सेल्सियस लिखते हैं तो बेसिकली ये लिखता क्या है, इसे बताना क्या चाहता है? ये बताना चाहता है वेरिएशन पर डिग्री सेल्सियस। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वेरिएशन होता है, इफ देयर इज अ वेरिएशन ऑफ 1 डिग्री सेल्सियस इन टेम्परेचर, सो द मटेरियल में जो स्ट्रेन आएगी वो अल्फा की आएगी। अगर 1 डिग्री सेल्सियस for 1 degree Celsius variation, for 1 degree Celsius variation in temperature, for 1 degree Celsius variation in temperature, the strain is equals to alpha. स्ट्रेन कितनी आएगी? अल्फा। और अगर T डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन हुआ तो स्ट्रेन कितनी मिलेगी? अल्फा इंटू टी। सो द स्ट्रेन विल बी अल्फा इंटू टी। तो अगर 1 डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होता है तो स्ट्रेन आती है अल्फा, अगर T डिग्री सेल्सियस का वेरिएशन होता है तो स्ट्रेन विल बी अल्फा इंटू टी। तो स्ट्रेन कितनी आ जाएगी? अल्फा इंटू टी आ जाएगी। और यहाँ पर आप देखिएगा अगर स्ट्रेन अल्फा इंटू टी है, स्ट्रेन क्या होता है? चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ कितना हो जाएगा? एल अल्फा टी। तो कहने का मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से जो मटेरियल में डिफॉर्मेशन आएगी दैट विल बी एल अल्फा टी। टेम्परेचर में चेंज आने की वजह से मटेरियल में जो डिफॉर्मेशन आती है वो कितनी आती है? एल अल्फा टी आती है। फ्रॉम हेयर अगर टेम्परेचर राइज होता है तो लेंथ विल इंक्रीज, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करता है सो लेंथ विल डिक्रीज, क्योंकि मटेरियल जो है अगर एक्सपेंड करेगा टेम्परेचर राइज होने पे और मटेरियल आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा टेम्परेचर डिक्रीज होने पे, राइट। सो यहाँ पर मटेरियल में एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा whenever there is a change in the temperature, or you can say whenever there is a variation in the temperature, so the length will change, there is a variation in the length will occur, material can expand or material can be contracted, right। नाउ ठीक है, ये बात हमें समझ आ गई है कि मटेरियल आपका एक्सपेंड भी हो सकता है, मटेरियल आपका कॉन्ट्रैक्ट भी हो सकता है। नाउ व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस किसको बोलते हैं? हमें पता है स्ट्रेस का मतलब क्या होता है। किसी मटेरियल में स्ट्रेस आने का रीज़न क्या है? अगर हम बोलते हैं कि इस मटेरियल में स्ट्रेस आया है, व्हाट इज स्ट्रेस? क्या होता है स्ट्रेस? देखिएगा आपके पास लेट अस सपोज ये बॉडी है, ये एक मेंबर आपके पास है, इस मेंबर पे आपने इस तरफ से फोर्स लगाया P, ये कोई बॉडी है, आपने इस तरफ से फोर्स लगाया, कुछ नहीं होगा, ये मेंबर जो है ये इस P फोर्स के साथ इस तरफ मूव कर जाएगा, ये इस तरफ मूव कर जाएगा आपके पास वेरी इजीली। जैसे ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये आपका मेंबर है, ये मार्कर जो है मेरे हाथ में, ये आपका मेंबर है, और मैंने इस तरफ P फोर्स लगाया, और लो देखो मैंने P फोर्स लगाया, आराम से आपका जो मेंबर है वो मूव कर गया है। दिस इज नोन एज द रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या बोलते हैं? रिजिड बॉडी डिस्प्लेसमेंट, और यू कैन से द रिजिड बॉडी मूवमेंट। तो आपका जो मेंबर है वो इजीली मूव कर जा रहा है। क्या इस मेंबर में कोई दिक्कत आ रही है? क्या इस मेंबर में कोई चेंज आ रहा है? कुछ भी चेंज नहीं आ रहा है, इस मेंबर में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। कहने का मतलब इस मेंबर में अगर मैं कोई भी 2 पॉइंट कंसीडर करूं, लेट अस सपोज मैं इस मेंबर पे कोई भी कहीं पर भी 2 पॉइंट कंसीडर करूं, लोड लगाने से पहले 2 पॉइंट के बीच में जो लेंथ है वो L है, और आपने लोड लगाया, लोड आपने ऐसे लगाया कि आपका मेंबर मूव कर गया है। अब ये बताइएगा क्या उन्हीं 2 पॉइंट के बीच में कोई चेंज आया लेंथ में? कोई भी चेंज नहीं आया। तो कहने का मतलब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आया। इन सच केसेस जब हमने बॉडी पे फोर्स लगाया है और इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आता है, तब हम क्या बोलते हैं? बॉडी को क्या मानते हैं? रिजिड बॉडी मानते हैं। और जब बॉडी आपकी मूव कर जा रही है फोर्स लगाने की वजह से, इसको बोलते हैं रिजिड बॉडी मूवमेंट। क्या बोलेंगे इसको? रिजिड बॉडी मूवमेंट बोलते हैं, राइट। अब क्या करो आप, अब आपको कहना आप चेंज लेकर आना चाह रहे हैं इस बॉडी के अंदर, तो आपने इधर से भी फोर्स लगाया, आपने इधर से भी फोर्स लगाया, सेम अमाउंट का फोर्स आपने इधर से भी लगाया। मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। आपने इधर से भी P फोर्स लगाया, अब क्या होगा? ये बॉडी है, आपने इधर से P फोर्स लगाया और आपने इधर से भी P फोर्स लगाया। नाउ आई एम गोइंग टू अप्लाई द फोर्स एंड 2 एंड्स। सो जैसे मैं इन दोनों जगह पे फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ माय डियर स्टूडेंट्स, देखिएगा ये पॉइंट और ये पॉइंट, इनिशियली लेंथ कितनी है इनकी? L है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस अभी L है, और जैसे मैं फोर्स लगा रहा हूँ आपको ये फील हो रहा होगा कि इस मार्कर में अब इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में चेंज आ रहा होगा, क्योंकि मैं दोनों जगह से सेम फोर्स अप्लाई करूंगा। तो जैसे मैं फोर्स अप्लाई करूंगा इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में कुछ ना कुछ इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में चेंज आएगा। तो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में चेंज आएगा, और हमें पता है कि जब हम पुलिंग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो इसकी वजह से जो लेंथ है मेंबर की वो क्या इंक्रीज कर जाएगी? यस, लेंथ विल इंक्रीज।
मेंबर की लेंथ इंक्रीज कर जाएगी, लेंथ इंक्रीज कर गई, मेंबर की लेंथ में चेंज आया, दैट इज अ डेल्टा एल, मेंबर में डिफॉर्मेशन आई है। सो जब भी हम बॉडी पे लोड अप्लाई करते हैं, सुनिएगा ध्यान से, जब भी हम बॉडी पे लोड अप्लाई करते हैं, लोड अप्लाई करने की वजह से बॉडी में अगर डिफॉर्मेशन आ रही है, यानी इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में अगर चेंज आ रहा है, बॉडी इज कंसीडर्ड एज द डिफॉर्मेबल बॉडीज। अगर आपने फोर्स लगाया, फोर्स लगाने की वजह से इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में कोई भी चेंज नहीं आता है, बॉडी विल बी कंसीडर्ड एज द रिजिड बॉडी। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपके जो मटेरियल है, मटेरियल के अंदर जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है मॉलिक्यूल्स के बीच में, फोर्स लगाने की वजह से उन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है उसमें चेंज देखने को मिल रहा है, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस उसमें देखने को मिल रहा है, इसलिए बॉडी विल बी ट्रीटेड एज द डिफॉर्मेबल बॉडीज। और जब भी तुम डिफॉर्मेबल बॉडीज पे फोर्स अप्लाई करते हो, डिफॉर्मेशन आएगा, इसी डिफॉर्मेशन को टेक्निकली रिप्रेजेंट करते हैं स्ट्रेन की फॉर्म में। इसी डिफॉर्मेशन को अगर मुझे बताना हो तो मैं उसको स्ट्रेन की फॉर्म में बताता हूं। आई विल टेल कि स्ट्रेन आ रही है, मेंबर में स्ट्रेन आ रही है, कि जब आपने मेंबर के ऊपर फोर्स अप्लाई किया है तो मेंबर में आपको क्या मिल रही है, स्ट्रेन मिल रही है। सो बेसिकली देयर इज अ स्ट्रेन अकर्स इन द मेंबर। और स्ट्रेन को लिखेंगे कैसे, स्ट्रेन को लिखेंगे चेंज इन, अच्छा नॉट लाइक दिस। स्ट्रेन का मतलब क्या है, स्ट्रेन एक पैरामीटर जो है हमने डिफाइन किया है। स्ट्रेन क्या बताएगा, मेंबर की डिफॉर्मेशन को। स्ट्रेन क्या बताएगा, मेंबर की डिफॉर्मेशन को, कि मेंबर के अंदर स्टूडेंट्स जो डिफॉर्मेशन आ रही है उस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए हम पैरामीटर जो इंट्रोड्यूस करते हैं यहाँ पे स्ट्रेन यूज़ करते हैं। डिफॉर्मेशन क्या होगा, डिफॉर्मेशन का मतलब क्या सर साइज में चेंज आना डिफॉर्मेशन होगा, जरूरी नहीं है, शेप में भी तो चेंज आ सकता है। अगर बॉडी की साइज में चेंज आ रहा है, अगर बॉडी की शेप में चेंज आ रहा हो तो उसको हम बोलेंगे डिफॉर्मेशन। डिफॉर्मेशन में बॉडी की साइज भी चेंज कर सकती है, डिफॉर्मेशन में बॉडी की शेप भी चेंज हो सकती है। तो साइज कैन बी चेंज, शेप ऑल्सो कैन बी चेंज। तो चाहे साइज चेंज हो, चाहे शेप चेंज हो, कुछ भी चेंज हो, हम क्या बोल देंगे, डिफॉर्मेशन है। अगर साइज में चेंज आया है तो हम बोलते हैं नॉर्मल स्ट्रेन, अगर शेप में चेंज आया है देन वी से शियर स्ट्रेन। तो अगर साइज में चेंज आया तो हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल स्ट्रेन इज देयर। अगर शेप में चेंज आया है तो हम बोलते हैं शेयर स्ट्रेन इज देयर। और अगर सर दोनों चीजें हुई हो तो दोनों आएंगी, नॉर्मल स्ट्रेन भी होगा, शेयर स्ट्रेन भी होगा। क्लियर। यहाँ पे देखिएगा, पहले ये व्हाइट वाली बॉडी थी जो आपके पास इनिशियली कैसी थी, क्यूबिकल बॉडी आप बोल सकते हैं 3 डायमेंशन के अंदर, और 2 डायमेंशन आप देखिएगा रेक्टेंगुलर बॉडी है। आपने पुलिंग फोर्स अप्लाई किया, रेड वाली जो डिफॉर्मेबल शेप आई है अभी भी तो रेक्टेंगुलर ही है, अभी भी रेक्टेंगुलर ही है, यानी बॉडी की शेप में तो कोई चेंज नहीं आया। नाउ द साइज ऑफ द बॉडी इज चेंज, इसी वजह से, इसकी वजह से जो स्ट्रेन आएगी वो नॉर्मल स्ट्रेन होगी। आपके पास ये वाली बॉडी है, आपने क्या किया, इसको फिक्स किया यहाँ से और आपने यहाँ पर फोर्स अप्लाई किया, जिसकी वजह से इसमें फोर्स अप्लाई करने की वजह से इसकी शेप कुछ यूँ हो गई है। नाउ पहले बॉडी आपकी रेक्टेंगल और स्क्वायर थी, अब बॉडी आपकी सम पैरेललोग्राम टाइप बन गई है। इसका मतलब बॉडी की शेप में चेंज आया है, दैट मीन्स दिस इज द शेयर स्ट्रेन। जितना भी ये एंगुलर चेंज आता है, इसको हम स्टडी करते हैं अपने क्लासेस में, जितना भी ये एंगल में चेंज आता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेयर स्ट्रेन बोलते हैं। क्लियर अपन यहाँ पे। नाउ अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई कि जब भी आप किसी भी बॉडी पे, जब भी किसी मेंबर पे फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसके इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस में कुछ ना कुछ चेंज आएगा। उसी डिफॉर्मेशन को रिपोर्ट करने के लिए हमने एक पैरामीटर इंट्रोड्यूस किया, स्ट्रेन। तो स्ट्रेन आपको बेसिकली किसके बारे में जानकारी देगा, डिफॉर्मेशन के बारे में जानकारी दे रहा है। डिफॉर्मेशन कैन बी योर साइज, कैन बी ऑफ योर शेप। साइज में चेंज आएगा तो नॉर्मल स्ट्रेन, शेप में चेंज आएगा तो शेयर स्ट्रेन। बात इतनी सी समझ आ रही है। अभी देखिएगा यहाँ पे एक मैं पॉइंट और यहाँ पे बताऊँगा आपको। जब भी हम बात कर तो रहे हैं इस चीज़ की, हम इस चीज़ की बात कर तो रहे हैं यहाँ पे, ओके, और पेज ऐड नहीं हो सकती, कोई बात नहीं। तो देखिएगा इसके अंदर अभी हम जो डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पे, आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को। नाउ इधर देखिएगा। सो अगर हम बात करें डिफॉर्मेशन के लिए, यहाँ पर आपके पास ये बॉडी थी, ये बॉडी आपके पास, मैं इसको हटा देता हूँ, मैं इन चीज़ों को रब कर देता हूँ क्योंकि मेरे पास, इसको हटाओ यहाँ पे, इसको भी हटाओ, ये नहीं हट रहा है, सभी क्लियर कर देते हैं, कोई बात नहीं। चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखो, अभी मेरे पास ये वाली बॉडी है। अभी मैंने आपको ये बोला है कि आप इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कीजिएगा। फोर्स अप्लाई करने की वजह से आपको क्या लगेगा कि बॉडी में डिफॉर्मेशन आ रही है, बॉडी के अंदर जो इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस है वो चेंज हो रहा है। क्लियर अपन, ये ऐसे ही फील होगा। अब यहाँ पे देखो हो क्या रहा है कि बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो रही है। अगर मैं एक सेक्शन कट करूँ यहाँ पे, सेक्शन एक्स, जस्ट एज्यूमिंग मैंने एक सेक्शन कट किया, ध्यान से आंसर दीजिएगा, अब ध्यान से विजुलाइज कीजिएगा इस चीज़ को। आपने यहाँ पे फोर्स लगा के रखा हुआ है, दिस इज द फ्री बॉडी डायग्राम, ये मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया है, बॉडी को फ्री कर दिया है यहाँ से।
और जब आपने फोर्स लगा के रखा हुआ है बॉडी पे, लेट अस सपोज ये लेंथ इसकी L थी, ये जो डिस्टेंस है ये x डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस x डिस्टेंस है, आपने बॉडी पे फोर्स लगा के रखा हुआ था, आपने बॉडी को कट नहीं किया, बस समझने के लिए आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बॉडी को कट किया समझने के लिए। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया दोनों तरफ से, दोनों एंड से मैंने P फोर्स अप्लाई किया है इसकी वजह से, तो इधर भी एक मॉलिक्यूल्स, इधर भी एक मॉलिक्यूल्स, दो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस L है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आ रहा होगा। जब मैं बॉडी पे फोर्स लगाऊंगा और बॉडी डिफॉर्म हो रही है, तो क्या बॉडी डिफॉर्म होना चाहेगी? इज इट ट्रू कि बॉडी इजिली डिफॉर्म हो जाएगी? क्या आपको लगता है कि बॉडी इजीली डिफॉर्म हो जा रही है? मैंने बॉडी पे लोड लगाया, मैंने बॉडी पे फोर्स लगाया कि बॉडी डिफॉर्म हो जाए, दिस बॉडी की लेंथ इंक्रीज हो जाए, क्या बॉडी इजीली डिफॉर्म हो जा रही है? नहीं हो रही है। फील हो रहा है कि बॉडी इजीली डिफॉर्म नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही है? बिकॉज बॉडी क्या कर रही है, उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कुछ रेजिस्टेंस डेवलप कर रही है। बॉडी उस डिफॉर्मेशन के अगेंस्ट कुछ जो रेजिस्टेंस है वो डेवलप कर रही है। तो कुछ रेजिस्टेंस इंड्यूस हो रहा है बॉडी के अंदर अगेंस्ट सम डिफॉर्मेशन, और अगर फोर्स इस तरफ लग रहा है, आप चाह रहे हैं कि बॉडी उस तरफ मूव कर जाए, आप बॉडी को डिफॉर्म करना चाह रहे हैं इस तरफ, तो बॉडी इसके अपोजिट डायरेक्शन में कुछ रेजिस्टेंस डेवलप करेगी। और ये जो रेजिस्टेंस डेवलप हुआ बॉडी में, इस रेजिस्टेंस को हम बोलते हैं स्ट्रेस। इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस बोलते हैं। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? इस रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? स्ट्रेस। और रिमेंबर दिस पॉइंट, ये जो स्ट्रेस है ये तभी डेवलप होगा जब बॉडी में ये रेजिस्टेंस है बॉडी में तभी डेवलप होगा जब तुम बॉडी को कंस्ट्रेंड करके रखोगे। अगर बॉडी कंस्ट्रेंड नहीं है तो कोई रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होगा। कैसे? अभी आपने बॉडी पे फोर्स लगाया, ये बॉडी है और आपने इस तरफ फोर्स लगाया, बॉडी इजिली मूव कर जाएगी, कोई कंस्ट्रेंड नहीं है। लेकिन आपने इधर से फिक्स कर दिया, लेट अस सपोज, अब आप इस पर फोर्स लगाओ, तो जितना भी फोर्स आप लगाओगे यहां पे उतना ही रिएक्शन मिलेगा। अब बॉडी कंस्ट्रेंड हो गई है, जैसे ही बॉडी को तुमने कंस्ट्रेंड किया है, अब आप फोर्स लगा रहे हो, अब बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और जो भी रेजिस्टेंस बॉडी में डेवलप होगा उसी को हम क्या नाम दे देंगे? स्ट्रेस बोल देंगे। क्लियर पॉइंट? उसी को हम क्या बोल देंगे? स्ट्रेस बोल देंगे। तो बॉडी में स्ट्रेस कब डेवलप होगा, बॉडी में रेजिस्टेंस कब डेवलप होगा? जब तुम बॉडी को कंस्ट्रेंड करके रखते हो। अगर हमारी बॉडी कंस्ट्रेंड है तभी बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और जो रेजिस्टेंस डेवलप होता है उसी को हम स्ट्रेस बोलते हैं। आप इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि हमने बॉडी को कंस्ट्रेंड करके रखा है तभी बॉडी में स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है, अदरवाइज बॉडी में कोई स्ट्रेस इंड्यूस नहीं होगा, कोई रेजिस्टेंस इंड्यूस नहीं होगा। क्लियर है पॉइंट यहाँ पे? अब यहाँ पे आइएगा, अब यहाँ पे देखिएगा कि जो आपके पास ये वाला केस है, आपने लेंथ इंक्रीज की, टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से आपका मेंबर फ्रीली एक्सपेंड कर गया है, आपका मेंबर फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कर गया है। तो अगर आपका मेंबर फ्रीली एक्सपेंड कर जाता है या आपका मेंबर फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट कर जाता है, तो क्या कोई बॉडी में कोई कंस्ट्रेंट है? क्या बॉडी में कोई रेजिस्टेंस डेवलप होगा? तुमने बॉडी को कंस्ट्रेंट नहीं किया होगा ना। अगर तुम बॉडी को कंस्ट्रेंट करके रखोगे तो ही तो बॉडी में रेजिस्टेंस डेवलप होगा, और जो भी रेजिस्टेंस डेवलप होगा उसी को स्ट्रेस बोलेंगे। मेरा कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास कुछ ऐसी बॉडी है, लेट अस सपोज ये आपके पास बॉडी है, आपने क्या किया, इधर से कंस्ट्रेन कर दिया, आपने इधर से कंस्ट्रेन कर दिया, आपने अब टेम्परेचर बढ़ाया, आपने टेम्परेचर बढ़ाया। नाउ अब जब टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं कि इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाए, तो मेंबर की लेंथ इंक्रीज होना चाह रही होगी, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ गया, एक्सपेंशन आएगी, थर्मल एक्सपेंशन होगी। तो टेम्परेचर के चेंज होने की वजह से, टेम्परेचर की इंक्रीज होने की वजह से मेंबर की लेंथ यहां पर इंक्रीज होना चाहेगी। क्या मेंबर की लेंथ इंक्रीज हो सकती है? नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि तुमने बॉडी को कंस्ट्रेन कर दिया है, क्योंकि तुमने बॉडी को कंस्ट्रेन कर दिया है यहाँ पे स्पोर्ट्स अप्लाई प्रोवाइड करा के। जैसे तुमने यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोवाइड कर दी, तुमने बॉडी को कंस्ट्रेन कर दिया है, और जैसे तुमने बॉडी को कंस्ट्रेन किया, बॉडी जो आपकी है यहाँ पे टेम्परेचर चेंज होने की वजह से बॉडी की लेंथ इंक्रीज होना चाह रही है, हो नहीं पाएगी क्योंकि बॉडी कंस्ट्रेंड है। नाउ द स्ट्रेस विल इंड्यूस इन द बॉडी। तो थर्मल स्ट्रेसेस, अब ये जो स्ट्रेसेस इंड्यूस हुई हैं ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर, इसको हम थर्मल स्ट्रेसेस बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, थर्मल स्ट्रेसेस तभी डेवलप होंगी बॉडी में जब थर्मल एक्सपेंशन या थर्मल कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट किया जाएगा, उसको कंस्ट्रेन किया जाएगा। जब तक तुम बॉडी को इजीली स्ट्रेन करने दे रहे हो, इजीली बॉडी मूव फ्रीली एक्सपेंड हो जा रही है, कोई स्ट्रेस नहीं आएगी। तो बॉडी में स्ट्रेसेस तभी डेवलप होंगी जब तुम बॉडी को क्या करोगे, कंस्ट्रेन करोगे। तो देखो बॉडी की लेंथ इंक्रीज होना चाह रही है, लेकिन ये स्पोर्ट है, इसको इंक्रीज होने नहीं देंगे, ये इसको पुश करके रखेंगे, इंक्रीज होने नहीं देंगे, इसलिए इस डायरेक्शन में स्ट्रेस डेवलप होगी। ये जो फोर्स है कौन सा है, कंप्रेसिव फोर्स है, सो द स्ट्रेस विल बी कंप्रेसिव इन नेचर। तो ध्यान दीजिएगा, थर्मल स्ट्रेसेस तभी डेवलप होती है जब तुम बॉडी को कंस्ट्रेन करके रखते हो, बस इतनी सी बात है। तो द थर्मल स्ट्रेसेस इट डेवलप ओनली, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप ओनली,
thermal stress is developed only when body is constrained, when body is constrained, when body is constrained, that means इसका मतलब क्या है, freely expansion is not allowed, freely expansion is not allowed, इस बात का मतलब है freely expansion not allowed, freely expansion allowed नहीं है, और ऑल्सो कॉन्ट्रैक्शन इज देयर, राइट। तो फ्रीली एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इज नॉट अलाउड, तभी इसका मतलब है कि बॉडी कंस्ट्रेंड है। इसका मतलब क्या है कि बॉडी कंस्ट्रेंड है, तभी बॉडी में क्या डेवलप होगी, स्ट्रेस डेवलप होगी। लेट मी गिव यू दिस वन मोर एग्जांपल, इस चीज़ को और अच्छे से हम क्लियर कर लेते हैं। आपके पास ये वाला केस है, लेट अस अज्यूम, और यहाँ पर आप देखिएगा, यहाँ पर एक गैप है, लेट अस सपोज ये गैप है, लेट अस सपोज 1 mm का, ये गैप है 1 mm का, लेंथ है यहाँ पे L, लेंथ है L, आपने टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर को बढ़ाने की वजह से मेंबर फ्रीली एक्सपेंड करेगा, टेम्परेचर के इंक्रीज होने की वजह से मेंबर फ्रीली एक्सपेंड करेगा। लेट अस सपोज कि डेल्टा L जो निकल कर आ रहा है वो निकल कर आ रहा है 5 mm। कैसे निकाला हमने, L अल्फा T, फॉर्मूला लगाया हमने L अल्फा T। तो मेंबर टेम्परेचर इंक्रीज करने की वजह से लेंथ में फ्रीली जो एक्सपेंशन मिल रही है वो 5 mm मिलेगी। क्या मेंबर 5 mm फ्रीली एक्सपेंड कर जाएगा, नहीं कर पाएगा। मेंबर सिर्फ कितना फ्रीली एक्सपेंड करेगा, 1 mm। मेंबर विल एक्सपेंड फ्रीली ओनली 1 mm। सो इट मींस अगर ये 1 mm फ्रीली एक्सपेंड करेगा तो 1 mm के लिए तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगी, बट जो 4 mm है, अब मेंबर देखो, अब आपका मेंबर फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, ध्यान दीजिएगा, आपका ये मेंबर फ्रीली एक्सपेंड हो रहा है, तो ये 1 mm तो हो गया है, उसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, बट 1 mm के बाद ये 4 mm और होना चाहता है, अब नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पेस ही नहीं है, अब बॉडी कंस्ट्रेंट हो गई है। तो 4 mm और होना चाहता था, अब नहीं हो पाएगा। इसका मतलब जो 4 mm की वजह से जो स्ट्रेन आ रही होगी, अब उसमें स्ट्रेस आएगी। और स्ट्रेस लिखेंगे कैसे, थर्मल स्ट्रेस विल बी इज इक्वल्स टू थर्मल स्ट्रेस यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई थर्मल स्ट्रेन विच इज प्रिवेंटेड। यही तो फॉर्मूला, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही उसको लगाया हमने। तो यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई थर्मल स्ट्रेन विच इज प्रिवेंटेड। थर्मल स्ट्रेन जितनी हमने क्या किया, प्रिवेंट किया है। तो थर्मल स्ट्रेन कितनी प्रिवेंट हुई है, थर्मल स्ट्रेन कौन सी लिखनी है, प्रिवेंटेड। जितनी थर्मल स्ट्रेन को हमने क्या किया है, प्रिवेंट किया है, थर्मल स्ट्रेन विच इज प्रिवेंटेड। थर्मल स्ट्रेन कैसे निकालते हैं, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। तो चेंज इन लेंथ विच इज प्रिवेंटेड, जिसको हमने प्रिवेंट किया है, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ, डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। अब जरा ध्यान दीजिएगा, थर्मल स्ट्रेन अगर हम यहाँ पे निकालेंगे, थर्मल स्ट्रेन लेंथ में चेंज कितना आ रहा है, चेंज इन लेंथ 5 mm, चेंज इन लेंथ 5 mm, चेंज इन लेंथ तो 5 mm है। क्या 5 की 5 mm को प्रिवेंट किया गया है, नहीं, 4 mm को प्रिवेंट किया गया, यानी माइनस क्या करोगे, 1 mm, माइनस क्या करोगे 1 mm, क्योंकि 1 mm तो फ्रीली एक्सपेंड कर रहा है मटेरियल। तो 5 माइनस का 1, यानी इतनी जो लेंथ में चेंज है इसको प्रिवेंट किया गया है, इतनी जो लेंथ में चेंज है इसको प्रिवेंट किया गया है, डिवाइडेड बाय ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल लेंथ L है। तो दिस इज द थर्मल स्ट्रेन विच इज प्रिवेंटेड। इस वैल्यू को यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, नाउ द थर्मल स्ट्रेस विल बी देयर। तो रिमेंबर दिस पॉइंट, थर्मल स्ट्रेसेस बॉडी में डेवलप तभी होती है जब तुम बॉडी को कंस्ट्रेन करते हो, यानी मेंबर को फ्रीली एक्सपेंड और फ्रीली कॉन्ट्रैक्ट होने नहीं देते हो, तभी मेंबर के अंदर क्या डेवलप हो रही होगी, थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप हो रही है। क्लियर पॉइंट, तभी मेंबर में थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। अब अपने क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पर देखिएगा दोनों स्पोर्ट फिक्स है, दोनों स्पोर्ट फिक्स है। अब क्वेश्चन में गिवन भी नहीं है कि स्पोर्ट्स इल्ड कर जाता है, कई बार क्वेश्चन आते हैं कि स्पोर्ट कैन इल्ड बाय 2 mm, इसका मतलब है कि 2 mm से मेंबर मूव कर सकता है, उसके ज़्यादा मूव नहीं कर पाएगा। अगर फ्रीली एक्सपेंशन 1 mm की हो रही है और मेंबर 2 mm तक इल्ड कर सकता है, नो थर्मल स्ट्रेस विल बी देयर। अगर फ्रीली एक्सपेंशन 5 mm हो रही है, स्पोर्ट कैन इल्ड बाय 2 mm, सो 3 mm की स्ट्रेन को रोका गया है, उसकी वजह से स्ट्रेस आएगी, उसकी वजह से थर्मल स्ट्रेस विल बी देयर, 3 mm की वजह से। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें स्पोर्ट्स के बारे में कोई गिवन नहीं है क्वेश्चन में कि स्पोर्ट्स इल्ड हो रही है, तो हम अनइल्डिंग स्पोर्ट मान के चलते हैं। अनइल्डिंग का मतलब है कि स्पोर्ट मूव नहीं कर सकती है, फिक्स स्पोर्ट है, टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ा, टेम्परेचर राइज कर रहा है, टेम्परेचर राइज होने की वजह से मेंबर की लेंथ इंक्रीज होना चाहेगी, हो नहीं पाएगी। इसका मतलब मेंबर की लेंथ को रोका गया है, मेंबर की लेंथ प्रिवेंटेड है, मेंबर फ्रीली एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, स्ट्रेस विल बी देयर। नाउ वो कंपटीशन करने की थर्मल स्ट्रेस कितनी आएगी। अब क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेंबर की लेंथ में वेरिएशन आएगा, टेम्परेचर वेरी कर रहा है, चेंज इन लेंथ में भी वेरिएशन आएगा। इसी वजह से जब भी चीज़ें वेरी करती हैं, जब भी चीज़ें वेरी करती है तो आसान करने के लिए हम करते क्या, एक एलिमेंट उठाते हैं, उस एलिमेंट पे स्टडी करते हैं। ये मैं पहले अभी तक जो मैंने बताया आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया। अब सॉल्यूशन पार्ट है, पहले हमने डायग्राम बनाया। अब क्योंकि यहाँ पे चीज़ें वेरी कर रही है तो हम क्या करेंगे, पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कंसीडर कर लेंगे, एक एलिमेंट कंसीडर कर लेंगे और उस एलिमेंट के कोरस्पोंडिंग हम कैलकुलेशंस करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम एक मेंबर, ये अपने पास जो मेंबर है वो ये वाला मेंबर है अपने पास। तो नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ।
ये हमारे पास मेंबर होगा, ये हमारे पास गिवन मेंबर है, ये हमारे पास गिवन मेंबर है, दिस इज द गिवन मेंबर। और हमने क्या किया यहाँ पर हमने क्या किया है, एक एलिमेंट कंसीडर किया, दिस एलिमेंट वी हैव कंसीडर्ड लेंथ dx। इसकी लेंथ हमने कितनी मान ली, dx मान ली है। अब इस dx लेंथ पे ये जो हमने, अच्छा ये x डिस्टेंस पे कंसीडर किया है, ये जो हमने लेंथ कंसीडर किया है ये हमने x डिस्टेंस पे कंसीडर किया है, ये जो हमने एलिमेंट कंसीडर किया है ये कहाँ पे किया है, x डिस्टेंस पे कंसीडर किया है, जिसकी लेंथ कितनी ली है हमने, dx ली है। अब इस एलिमेंट पे कितना लेंथ में चेंज आएगा, तो चेंज इन लेंथ डेल्टा एल ऑफ दिस एलिमेंट, डेल्टा एल ऑफ दिस एलिमेंट दैट, अच्छा लिखना पड़ेगा तो पहले आपको लिख दो क्योंकि कॉन्वेंशनल क्वेश्चन कर रहे हैं। कंसीडर ए एलिमेंट, कंसीडर ए एलिमेंट, कंसीडर ए एलिमेंट या कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस x, at a distance x, consider an element at a distance x from left spot, from left spot, consider an element at a distance x from the left spot। एक एलिमेंट, कंसीडर एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस x, एक एलिमेंट को कंसीडर कीजिएगा डिस्टेंस x पे फ्रॉम द लेफ्ट स्पॉट, हैविंग लेंथ एंड हैविंग लेंथ, और उस एलिमेंट की जो लेंथ कंसीडर कर रहे हैं एंड हैविंग लेंथ dx, और उसकी लेंथ को हम कंसीडर कर रहे हैं dx। तो इस एलिमेंट की लेंथ को हम dx कंसीडर कर रहे हैं। नाउ द डेल्टा एल एलिमेंट का मतलब क्या है, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ, चेंज इन लेंथ इन एलिमेंट, चेंज इन लेंथ इन एलिमेंट ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर, ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में वेरिएशन होने की वजह से इस एलिमेंट में जिसकी लेंथ dx है उसमें कितना लेंथ चेंज आएगा, उस चेंज इन लेंथ इन एलिमेंट ड्यू टू वेरिएशन इन टेम्परेचर। तो दैट फॉर्मूला विल बी L अल्फा डेल्टा टी। L कितना है, लेंथ कितनी है dx, मल्टीप्लाई अल्फा मल्टीप्लाई डेल्टा टी, L अल्फा डेल्टा टी। ये अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया। अच्छा जरा बताइएगा डेल्टा टी कितना होगा, तो ये एलिमेंट आपने x पे लिया है और आपको पता है कि x पे जो टेम्परेचर है वो कितना है, टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है। x पे जो टेम्परेचर है वो टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर है। इट मीन्स अल्फा मल्टीप्लाई टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई डी एक्स, दिस इज द डेल्टा एल ऑफ द एलिमेंट। तो लेंथ में जो चेंज आया एलिमेंट की वजह से, लेंथ में जो चेंज आया एलिमेंट की वजह से, तो लेंथ में जो चेंज आया एलिमेंट की वजह से वो कितना है, एल अल्फा डेल्टा टी, एल अल्फा डेल्टा टी। और डेल्टा टी की वैल्यू हमने पुटअप करी, यहाँ पे हमने डेल्टा टी की वैल्यू पुटअप करी, अल्फा मल्टीप्लाई टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्लियर है पॉइंट, टी एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। ये यहाँ तक पॉइंट हमें समझ आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे एलिमेंट क्यों कंसीडर किया, क्योंकि चीज़ें वेरी कर रही हैं, और जब भी चीज़ें वेरी करते हैं हम एक एलिमेंट पे स्टडी करते हैं। अब यहाँ पे एलिमेंट हमने कंसीडर किया वो एक्स के साथ वेरी कर रहा है, एलिमेंट आपका यहाँ पे है, इस एक्स लेंथ पे जो एलिमेंट आपने कंसीडर किया इसमें एलिमेंट में जो लेंथ में चेंज आया वो इतना आया है, लेंथ में चेंज इतना आया है। अब ये एलिमेंट इधर भी हो सकता है, एक्स की वैल्यू इधर भी हो सकती है, ऐसे करके एक्स की वैल्यू 0 से लेकर एक्स की वैल्यू एल कुछ भी हो सकती है। ये जो तुम्हारे पास एक्स की वैल्यू है, ये जो तुम्हारे पास वैल्यूज है यहाँ पर इतनी सारी, तो उन सबको जोड़ना पड़ेगा तभी जाके टोटल वैल्यूज मिलेगी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन। नाउ अब हम इंटीग्रेशन करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा अब इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो टोटल अगर हमें डिफ्लेक्शन निकालनी होगी तो डेल्टा एल अगर हमें टोटल निकालना होगा, तो डेल्टा एल अगर हमें टोटल निकालना होगा तो डेल्टा एल टोटल विल बी, इंटीग्रेशन कर दो 0 से एल, किसका, स्ट्रिप के डिफ्लेक्शन का, डेल्टा एल ऑफ एलिमेंट, डेल्टा एल ऑफ एलिमेंट, डेल्टा एल ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन करो 0 से एल, 0 से एल अगर हम करें तो डेल्टा एल ऑफ एलिमेंट 0 से एल अगर हम करें यहाँ पे, चलिए ध्यान दीजिएगा, अब 0 से एल अगर हम करें यहाँ पे तो दिस पॉइंट यू हैव नाउ, ओके वैल्यू पुटअप कर दो इसके अंदर, बस वैल्यू पुटअप कर दो, अल्फा इंटू टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, अल्फा इक्वल टू टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। एक मिनट होल्ड कीजिएगा, हेलो हेलो,
ओके, तो डेल्टा एल की वैल्यू पुटअप करें यहाँ पे, तो अल्फा टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब यहाँ पे कॉमन ले लो, अल्फा कॉमन ले लो, टी कॉमन ले लो, तो कॉन्स्टेंट है, बाई एल स्क्वायर कॉमन ले लिया, इंटीग्रेशन किया 0 से एल एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन करो एक्स क्यूब बाई 3, तो अल्फा टी बाई एल स्क्वायर मल्टीप्लाई एक्स क्यूब बाई 3 आएगा, लिमिट लगाओ। तो यहाँ पर अगर हम लिमिट पुटअप करें, यहाँ इसके आगे यहाँ सोल्व कर देता हूँ, अल्फा टी बाई एल स्क्वायर इंटू में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एल क्यूब बाई 3 माइनस 0, तो इसको सोल्व करो, सोल्व करके आंसर आएगा अल्फा टी एल क्यूब बाई 3 एल स्क्वायर, इसको सोल्व करने के बाद अल्फा टी एल डिवाइड बाई 3। दिस इज द टोटल डिफ्लेक्शन, या टोटल लेंथ में चेंज जो आएगा वही आएगा अल्फा टी एल बाई 3। दिस द फ्रीली एक्सपेंशन अल्फा टी एल बाई 3। अभी फ्रीली एक्सपेंशन आया अल्फा टी एल बाई 3, क्लियर है। अब ये जो फ्रीली एक्सपेंशन है, क्या ये अलाउड है? क्या ये फ्रीली एक्सपेंशन अलाउड नहीं है? क्योंकि मेटल को कंस्ट्रेंट किया गया है, इतनी फ्रीली एक्सपेंशन हो सकती थी, बट ये अलाउड नहीं है, तो थर्मल स्ट्रेसेस डेवलप होंगी। सो थर्मल स्ट्रेसेस निकाल दीजिएगा, इसको हटाओ यहाँ से, तो थर्मल स्ट्रेसेस यहाँ से निकाल दीजिएगा। सो द थर्मल स्ट्रेसेस विल बी देयर, सिग्मा टी एच विल बी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई टोटल डिफ्लेक्शन अपने थर्मल स्ट्रेन विच इज प्रिवेंटेड, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। थर्मल स्ट्रेन कितनी आएगी? चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ जितनी प्रिवेंट की है, तो डेल्टा एल टोटल डिवाइड बाई ओरिजिनल लेंथ विच इज प्रिवेंटेड, जिसको हमने प्रिवेंट किया है, तो ई वैल्यू मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ, टोटल लेंथ में चेंज कितना है अभी हमने निकाला अल्फा टी एल बाई 3, चेंज इन लेंथ, तो अल्फा टी एल बाई 3 मल्टीप्लाई ये एल हो जाएगा, ये क्योंकि लेंथ में चेंज प्रिवेंटेड है, इतनी प्रिवेंटेड है, क्वेश्चन में गिवन है, फिक्स स्पॉट है, एल से एल कैंसिल करो, तो ई अल्फा टी डिवाइड बाई 3। दिस इज द थर्मल स्ट्रेस, तो ये तुम्हारा थर्मल स्ट्रेस आ जाएगा, ई अल्फा टी बाई 3। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कहने का मतलब है, पहले मैंने आपको देखो क्या कराया, कॉन्सेप्ट बताया, कॉन्सेप्ट ये बताया कि थर्मल स्ट्रेसेस कब इंड्यूस होंगी, उसके बारे में थोड़ा सा बेसिक इन्फॉर्मेशन दी है। अब यहाँ पे टेम्परेचर वेरी कर रहा है, तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट, जहाँ पर भी चीज़ें वेरी करेंगी, आप सबसे पहले एक एलिमेंट कंसीडर करेंगे, आप उस एलिमेंट पे स्टडी करेंगे। हमने भी एक एलिमेंट कंसीडर किया, कंसीडर एन एलिमेंट एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द लेफ्ट स्पॉट एंड हैविंग द लेंथ dx, और यहाँ पर उस एलिमेंट के अंदर जो चेंज में लेंथ आएगा, चेंज इन लेंथ इन एलिमेंट ड्यू टू द वेरिएशन इन द टेम्परेचर, हमने वो कैलकुलेट किया, एल अल्फा डेल्टा टी का फॉर्मूला लगाया, लेंथ dx है, अल्फा डेल्टा टी, टेम्परेचर में चेंज कितना आएगा इस एलिमेंट के अंदर, वो गिवन है क्वेश्चन के अंदर, टेम्परेचर वेरी करा है किसी भी एक्स पे, टी एक्स स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, हमने वो वैल्यू पुट अप करी, तो यहाँ पर जो लेंथ में चेंज आया है एलिमेंट के अंदर वो इतना है। अब हमें टोटल लेंथ में चेंज कितना निकालना, तो इंटीग्रेशन कर दिया, एक्स की वैल्यू 0 से एल तक वेरी कर रही है, वैल्यू पुट अप करी, तो इंटीग्रेशन सोल्व किया, फाइनल आंसर आया, तो टोटल डिफ्लेक्शन जो आएगी मेंबर में अल्फा टी एल बाई 3 आएगी। अब ये टोटल जो डिफ्लेक्शन है इसको प्रिवेंट किया गया है, इसीलिए टोटल डिफ्लेक्शन पे स्ट्रेस डेवलप होगा, तो डेल्टा एल टोटल बाय एल प्रिवेंटेड, थर्मल स्ट्रेन विच इज प्रिवेंटेड, तो अल्फा टी एल वैल्यू पुट अप करी यहाँ पे, तो फाइनल आंसर इज दिस। तो थर्मल स्ट्रेस याद रखिएगा, थर्मल स्ट्रेस आपकी डेवलप कब होगी, जब बॉडी को कंस्ट्रेन किया गया। इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको बताऊं, अगर क्वेश्चन में गिवन होता दिस स्पोर्ट्स कैन यील्ड बाय 2 mm, जस्ट आई एम टेकिंग एक्स्ट्रा पॉइंट, लेट अस सपोज ये गिवन है क्वेश्चन में, लेट अस सपोज एज्यूम कर लेते हैं कि जो स्पोर्ट्स है यील्ड बाय 2 mm, यील्ड बाय, या डेल्टा लिख दीजिएगा, यील्ड बाय डेल्टा mm, स्पोर्ट्स जो डेल्टा mm से यील्ड कर जाती है, मान लो ये लाइन गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब क्या करना है, यहाँ तक के अप्रोच में कोई चेंज नहीं आएगा, यहाँ तक के अप्रोच में कोई भी चेंज नहीं आएगा। यहाँ पर जब आप स्ट्रेस निकालेंगे, क्योंकि आप क्या लिख रहे हैं, डेल्टा एल टोटल प्रिवेंटेड, जितना आपने रोका डिफ्लेक्शन को, तो यहाँ से इसके बाद थोड़ा सा चेंज हो जाएगा कि थर्मल स्ट्रेस विल बी यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मल्टीप्लाई चेंज इन लेंथ, टोटल कितने मेंबर फ्रीली एक्सपेंड कर सकता है, एल अल्फा टी, अभी आपने निकाला ना, देखो फ्रीली एक्सपेंशन टोटल एल अल्फा टी एल डिवाइड बाई 3, अल्फा टी एल डिवाइड बाई 3, इतना मेंबर फ्रीली एक्सपेंड कर सकता है, अल्फा टी एल बाई 3 इतना मेंबर फ्रीली एक्सपेंड कर सकता है। ये मेंबर की फ्रीली एक्सपेंशन है, मेंबर इतना फ्रीली एक्सपेंड कर सकता है, लेकिन इतना अलाउड नहीं है। अलाउड कितना है, सिर्फ डेल्टा mm से। इसका मतलब प्रिवेंट कितना होगा, टोटल जितना कर सकता था उसमें से डेल्टा कर गया, बाकी बच गया, तो इसलिए माइनस डेल्टा कर दो, इसलिए माइनस डेल्टा डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। नाउ दिस इज द थर्मल स्ट्रेस, ये कब है, अगर डेल्टा m गिवन है क्वेश्चन के अंदर, इफ द स्पोर्ट्स कैन यील्ड बाय डेल्टा वैल्यू, तो आंसर विल बी दिस। तो आपके पास क्वेश्चन कैसा भी पुटअप हो सकता है, अगर आपके पास ऐसा वाला क्वेश्चन है तो अप्रोच बस वही रहेगी, फाइनल आंसर ये ना होकर के ये हो जाएगा, अगर डेल्टा का क्वेश्चन गिवन है।
क्लियर है पॉइंट यहाँ पे। सो आप इस वाली वीडियो में मैंने आपको सोम का सेकंड क्वेश्चन भी आपको बता दिया, थर्मल स्ट्रेस कि थर्मल स्ट्रेस के क्वेश्चंस कैसे लगाएंगे। अगेन इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को सेंड जरूर करना, शेयर जरूर करना अपने दोस्तों को, और लाइक कीजिएगा वीडियो को। सेकंड पॉइंट ये है कि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के अंदर भी मैं आपको कुछ और कॉन्सेप्ट बताऊंगा, कुछ और टॉपिक के, लाइक में भी एनवायरमेंट सब्जेक्ट, इसमें भी सोइल सब्जेक्ट, स्ट्रक्चर एनालिसिस के भी क्वेश्चंस कुछ लेकर आऊँगा मैं। तो मैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के कुछ वीडियोज़ मैं यहाँ पे डालता रहूँगा। आपकी जो भी क्वेरी आप डिस्कस कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में, आप इंस्टीट्यूट में कॉल कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट जो आपको शेयर करना है मुझे वो ये है कि जल शक्ति विभाग का जो मॉड्यूल है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है हमारी तरफ से, और काफ़ी सारे बच्चे उसमें एनरोल भी हो गए हैं। अगर आप अपने प्रिपरेशंस करना चाहते हैं, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप इंस्टीट्यूट में कॉल कीजिएगा, और जल्द, क्योंकि ज़्यादा लेट ना हो, ज़्यादा डिले ना हो, तो आप ऑलरेडी हमारे बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।